सभी मित्रों का जीएन सिंह आईएएस एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा कि यूट्यूब के द्वारा परमिशन ना मिल पाने के कारण अभी हम लाइव क्लास शुरू नहीं कर पाए हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही आता है तुरंत उसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन आज हम एक चैप्टर पूरी तरह से आपको पढ़ाने जा रहे हैं। वैसे तो जब हम राजनीति विज्ञान की शुरुआत करेंगे तो हम शुरुआत चिंतक से करेंगे, क्योंकि चिंतक को पढ़ लेने के बाद सिद्धांत को भी समझना सरल हो जाता है और सिद्धांत ही सबसे कठिन होता है। इसलिए पहले चिंतक पढ़ाएंगे, उसके बाद सिद्धांत पढ़ाएंगे। अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो दिया वो डिफरेंट टॉपिक से दिया, कोई क्रमबद्ध नहीं था। यहाँ तक कि किसी भी चैप्टर का भी उसमें पूर्णतः अध्ययन नहीं किया गया है। लेकिन आज हम राजनीतिक सिद्धांत के एक चैप्टर पर प्रकाश डालेंगे। वैसे इसका पहला चैप्टर राजनीति शास्त्र का अर्थ, स्वरूप, क्षेत्र, विकास, उपागम, सामाजिक विषयों के साथ संबंध आदि होता है। लेकिन मैं आज राज्य का अर्थ, निर्माणक तत्व, राज्य पर आधारित कथन, राज्य व समाज तथा राज्य व राष्ट्र में अंतर पढ़ाऊँगा। हो सकता है कि आज ना ख़त्म हो पाए, क्योंकि वीडियो हम बहुत बड़ी नहीं बनाएंगे। हो सकता है कि 3 लेक्चर में ख़त्म हो। लेकिन इस चैप्टर को पूर्णतया मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इसको समझ जाने के बाद राजनीतिक चिंतक को भी समझना आसान होता है और सिद्धांत को भी समझना आसान हो जाता है। क्योंकि जब हम चिंतक भी पढ़ेंगे तो जगह जगह पर राज्य की बात करेंगे और राज्य का अर्थ हमें मालूम नहीं है, तो हो सकता है कि उसमें परेशानी हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इसे लेक्चर 1 का नाम दिया है। ये लेक्चर फर्स्ट है इस चैप्टर पर। हो सकता है कि इसमें 2 या 3 लेक्चर बने। यद्यपि लाइव क्लास में पढ़ाएंगे तो 1 घंटे, सवा घंटे, जैसे हमारी आपकी क्षमता होगी, जैसे टेक्नोलॉजी साथ देगी, उस प्रकार से करेंगे। अभी हमारे पास समय भी है, लेकिन इसमें हम लंबी वीडियो नहीं भेजेंगे आपको। हम जानते हैं कि जब किसी विषय को पढ़ते हैं तो हर विषय का एक केंद्रीय तत्व होता है और उसी के इर्द गिर्द वह विषय घूमता है और बिना उसका अर्थ समझे उस विषय को समझ पाना हमारे लिए कठिन होता है। जैसे आप जब समाजशास्त्र पढ़ते हैं तो उसका केंद्रीय तत्व समाज होता है और समाज का अध्ययन किए बिना, समाज का अर्थ जाने बिना, समाज की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझे बिना हम समाजशास्त्र का सर्वांगीण अध्ययन नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जो राजनीति शास्त्र है, इस राजनीति शास्त्र का जो केंद्रीय विषय है वह राज्य है।
और इसी राज्य को आधार बनाकर हम राजनीति को समझते हैं। इसलिए जरूरी इस बात का है कि पहले हम जान लें कि राज्य है क्या चीज़, समाज से किस प्रकार से भिन्न है, राज्य और राष्ट्र दोनों एक होते हुए भी किस प्रकार से आपस में अंतर रखते हैं, और राज्य पर जो विभिन्न प्रकार के कथन आते हैं वह किसके द्वारा कहे गए। इसीलिए कोई भी परीक्षा हो, यद्यपि मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी तो नहीं है, लेकिन टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, हायर एजुकेशन आदि जैसी परीक्षाओं में यहाँ से एक प्रश्न अवश्य आएगा। कभी कभी 2 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, और एक बार यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो जीवन भर कभी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप आंख बंद करेंगे, पूरी पिक्चर आपके सामने होगी। हमने कहा कि राजनीति शास्त्र का केंद्रीय विषय राज्य है, और ये राज्य सभ्य समाज की पहचान है। हमने सभ्य समाज क्यों लिखा? क्योंकि समाज भी 2 प्रकार का होता है। एक असभ्य समाज और एक सभ्य समाज। जैसे जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो जो प्रागैतिहासिक काल था वह एक असभ्य समाज था, लेकिन जो आद्य इतिहास शुरू होता है वहाँ से एक सभ्य समाज की शुरुआत होती है, और जो असभ्य समाज होता है वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट पर आधारित होता है, जहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती। लेकिन जो एक सभ्य समाज होता है उस सभ्य समाज की एक पहचान होती है कि ऐसा समाज जिसमें सुरक्षा व्यवस्था हो, ऐसा समाज जिसमें शांति व्यवस्था हो, और ऐसा समाज जिसमें न्याय हो। ऐसे समाज को ही हम सभ्य समाज कह सकते हैं, जहाँ असुरक्षा की भावना हो, जहाँ पर अशांति हो, जहाँ पर अन्याय का बोलबाला हो, वहाँ का समाज असभ्य होता है। और राज्य इसी सभ्य समाज की पहचान है। तो स्वतः इस बात का स्पष्टीकरण हो जाता है कि ये जो राज्य बना, राज्य क्या है? राज्य एक सिस्टम है, राज्य एक व्यवस्था है। जो ये राज्य बना वो क्या करने के लिए बना? वो इसीलिए बना ताकि वो सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय को सुनिश्चित कर सके। अब इसी राज्य को मूर्त रूप देने के लिए सरकार बनती है। इसीलिए जो सरकार सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पाती, अपने राज्य में शांति व्यवस्था नहीं कायम कर पाती, अपने नागरिकों को न्याय नहीं दे पाती, उस सरकार को अपने स्थान पर बने रहने का हक नहीं होता। इसीलिए जब राज्य में तमाम प्रकार की गतिविधियां होती हैं, चोरी, हत्या, डकैती, बलात्कार, आतंकवाद, तो लोग कहते हैं कि सरकार त्यागपत्र दे, क्योंकि सरकार इसे कायम करने में नाकाम है। तो आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए
कि जो राज्य का अनिवार्य कार्य है, जो राज्य का आवश्यक कार्य है, वह यही है, वह यही है। तुम भी ध्यान से समझो, वो यही है। और इसी को बनाए रखने के लिए राज्य आया है। अगर राज्य इसको कायम नहीं कर पाता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। तो यह स्पष्ट हो गया कि जब से सभ्य समाज आया तब से राज्य आया, और जब से राज्य आया तब से राजनीति आई। इसका मतलब है कि राजनीति कहाँ होगी? राजनीति राज्य में होगी, जंगल में नहीं होगी। तो राजनीति का भी संचालन वहीं हो सकता है जहाँ पर सभ्य समाज हो। जहाँ पर असभ्य समाज होगा वहाँ राजनीति कैसे होगी? अब स्वाभाविक है कि ये जो राज्य है और ये जो समाज है, तो कभी कभी सवाल पैदा होता है पहले समाज है कि पहले राज्य है। तो आपको ये जानना चाहिए कि समाज सभ्य असभ्य दोनों होता है। पहले असभ्य समाज था प्रागैतिहासिक काल में, इसलिए समाज पहले है, राज्य बाद में है। और इसी समाज में एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सुरक्षा शांति व्यवस्था व न्याय को प्रदान करने के लिए राज्य अस्तित्व में आया है। और इसी राज्य में राजनीति हो रही है। इसीलिए जब समाज बदलेगा तो राज्य बदलेगा, जब राज्य बदलेगा तो राजनीति बदलेगी। यही कारण है कि प्लेटो और अरस्तु जैसे विचारक प्राचीन काल के समाज में थे, और प्राचीन काल के राज्य का स्वरूप कुछ था, इसलिए राज्य के बारे में उनका जो विश्लेषण है वो भी अलग है। मध्यकाल का विश्लेषण अलग है, क्योंकि वहाँ का समाज अलग था, वहाँ के समाज में धर्म की प्रधानता थी, इसलिए स्वाभाविक है कि वहाँ पर धर्म राज्य था। अब अपने आप ही स्पष्ट हो गया कि जब धर्म राज्य था तो धार्मिक राजनीति थी। लेकिन जब आधुनिक काल का समाज आया तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य आया, और वहाँ पर एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति होने लगी। आज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो समाज है वो टेक्नोलॉजी पर आधारित है। आपसे हमसे बेहतर कौन जानता है? टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही मैं ये परिभाषा बता रहा हूँ। तो स्वाभाविक है कि टेक्निकल समाज हुआ तो राज्य का स्वरूप भी टेक्निकल हो गया। आज आप देखते हैं कि ई गवर्नेंस की बात की जाती है, आज आप देखते हैं कि सरकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करती है, आज आप देखते हैं कि ऑनलाइन प्रचार किया जाता है, आज आप देखते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार अपनी बात जनता तक रखती है, आज आप देखते हैं कि सारी सरकारी योजनाएं टेक्नोलॉजी पर ही आधारित हैं। हम आपके द्वार, सरकार आपकी जेब में, आप मोबाइल निकालते हैं, सरकार की योजनाएं क्लिक कर लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि राज्य का स्वरूप भी बदल गया, और जब राज्य का स्वरूप बदल गया तो राजनीति का भी स्वरूप बदल गया। इसीलिए आज की राजनीति को हम कहते हैं टेक्नोपॉलिटिक्स। आज की राजनीति को हम कहते हैं टेक्नोपॉलिटिक्स। टेक्नोपॉलिटिक्स का मतलब है टेक्नोलॉजी की राजनीति। आज आप देखते हैं बिहार में चुनाव होने वाला है, भाजपा ने अपनी पहली रैली वर्चुअल माध्यम से किया। अभी भी चुनाव इसी प्रणाली से हो रही है। आप यूरोपीय देशों में चले जाइए, आप अमेरिका में चले जाइए, तो इसी का सहारा लिया जाता है। आज आप देख रहे हैं कि एटम बम बन गया है, लोग एक दूसरे को धमकी देते हैं। आज जो विदेश नीतियां हैं वो भी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। अभी हम राफेल लेकर आए,
आज हम एटम बम के युग में जी रहे हैं, जहाँ पूरी दुनिया मौत के साए में जी रही है। शीत युद्ध का दौर है। एटम बम का एक ही कॉन्सेप्ट है, हम तो जाएंगे सनम, तुझे भी ले जाएंगे। इसीलिए एटम बम के युग में युद्ध रुक गया है। लोग डायलॉग करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ये तो हम डिटेल जब अपने फॉर्म में आएंगे तो बताएंगे। लेकिन आपने देखा कि ये राजनीति किस तरह से बदल रही है। शुरू में सभ्य समाज नहीं था, इसलिए शुरू में राज्य नहीं था, राजनीति भी नहीं थी। कभी कभी इतिहास और राजनीति में भी अंतर देखा जाता है। अभी हायर एजुकेशन की परीक्षा में बिफोर लास्ट ईयर एक सवाल पूछा गया कि पहले इतिहास आया कि पहले राजनीति आया। तो स्वाभाविक है कि इतिहास तो प्रागैतिहासिक काल में भी था, लेकिन प्रागैतिहासिक काल में राज्य नहीं था, क्योंकि वो समाज असभ्य था। तो स्वाभाविक है कि इतिहास पहले है, राजनीति बाद में है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कल का इतिहास है वो आज की राजनीति है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो राजनीति किया वो आज का इतिहास है, यानी कल की राजनीति आज का इतिहास है। अकबर ने जो राजनीति किया वो आज इतिहास है। इसलिए इतिहास में आप जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं, एक व्यापक अवधारणा है। आज जो राजनीति हो रही है वो कल का इतिहास बनेगा। नेहरू ने जो राजनीति किया वो आज इतिहास का विषय है। मोदी आज जो राजनीति कर रहे हैं वर्तमान में वो कभी इतिहास बनेगा। इसीलिए स्टेटमेंट भी दिया जाता है कि इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल और राजनीति के बिना इतिहास बर्बर है। दोनों में अभेद्य संबंध है। एक वृक्ष है, एक फल है। आप वृक्ष लगाइए, राजनीति रूपी फल खाइए, उसके बीज को बोइए और इतिहास बनाइए। तो इस प्रकार से सवाल पैदा होता है कि इतिहास पहले है, समाजशास्त्र पहले है, क्योंकि वहाँ भी असभ्य समाज की चर्चा होती है। अब हम देख रहे हैं कि वास्तव में राज्य के विकास का क्रम क्या है, राज्य कैसे आया। तो हमने कहा कि शुरू में असभ्य समाज था, इसीलिए प्रारंभ में जो राज्य था वो कबीला राज्य था। कबीले कौन होते हैं? ये चराचर हैं। जैसे आप देखते हैं गांव में मंगता वगैरह आते थे बहुत पहले, जब हम लोग छोटे छोटे थे, गांव में आते थे। जो बाग होते थे, जंगल होते थे, वहाँ पे डेरा डालते थे। गाय भैंस इनके पास रहती थी। 2-4 गांव में मांगते थे 4-6 दिन। उसके बाद जब मांग लेते थे तो लेकर वहाँ से दूसरी जगह चले जाते थे। यानी कबीले वह हैं जिनका एक जगह पर कोई स्थायित्व तो नहीं है, और जब तक एक जगह पर हम नहीं बसते तब तक नियम, कानून, सुरक्षा, शांति की कल्पना नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया के तमाम द्वीपों में कबीले ही विद्यमान थे, इसलिए उसे कबीलों का द्वीप कहा जाता है, द्वीपों का द्वीप कहा जाता है। आज भी अफगानिस्तान में काबिलाई परिषद की बात होती है। तो ये कबीला राज्य था। कबीले का जो मुखिया था वो सरदार हुआ करता था। कबीले में भी मंत्री परिषद हुआ करती थी। ये जो सरदार था उनसे परामर्श लेता था।
आप इतिहास के वैदिक काल में पढ़ते होंगे, सभा, समिति, विदथ, ये सब एक प्रकार से काबिलाई परिषद ही थी। लेकिन जब कोई समाज आता है तो वह बहुत लंबे समय तक एक जगह पर स्थायी नहीं रह पाता, इसीलिए उसके स्वरूप में परिवर्तन होता जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि आगे चलकर नदी घाटियों में सभ्यताओं का उदय हुआ। नदी घाटियों में सभ्यताओं का उदय हुआ। आप देख रहे हैं जो कुछ भी उदय हुआ इस संसार में सब नदी घाटी में ही हुआ। सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, ह्वांग हो नदी घाटी की सभ्यता। जब नदी घाटियों में सभ्यताओं का उदय हुआ तो शहर बन गए, इसीलिए शहर सभ्यता का प्रतीक है। इसीलिए कभी कभी आज भी लोग कहते हैं, अरे शहरी बाबू आए हैं, इनको दाना नहीं चाय दीजिए, नमकीन दीजिए। महिलाएं घर के बाहर नहीं निकलती थी, शहर से आया है, बेइज्जती हो जाएगी। आज भी लोग कहते हैं, अरे यार कौन बेइज्जती है, गांव से आया है। तो गांव को लोग असभ्यता का प्रतीक मानते थे, लेकिन अब वैसा गांव नहीं रहा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के दौर में जो सुविधाएं शहर में नहीं हैं, आज उससे ज़्यादा सुविधाएं गांव में हैं। आप भी गांव में एडमिशन लेकर हमारे ऐप पर पढ़ रहे हैं मौजूदा हालत में, इसलिए आप भी हमारे बराबर ही सभ्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब शहर बन गए तो प्राच्य साम्राज्य का उदय हुआ। प्राच्य साम्राज्य का उदय हुआ, इसी को ओरिएंटल एम्पायर कहते हैं। ये ट्राइबल स्टेट है, ये ओरिएंटल एम्पायर है। प्राच्य माने प्राचीन, और साम्राज्य का मतलब होता है जो जहाँ कोई निश्चित भूक्षेत्र ना हो। यहाँ पर जो राजा होते थे वो युद्ध की नीति अपनाते थे। एक राजा दूसरे राजा से युद्ध करता था, और जब उसे युद्ध में परास्त करता था तो उसके भूक्षेत्र को अपने भूक्षेत्र में मिला लेता था और पुनः युद्ध करता था। इसलिए अपने राज्य का विस्तार करता था, उसकी सीमाएं निश्चित नहीं थी। जैसे भारत में आप पढ़ते हैं, मौर्य काल का साम्राज्य, गुप्त काल का साम्राज्य, और चंद्रगुप्त मौर्य को क्यों महान माना जाता है? क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र का उसने विस्तार किया। ऐसा ये भी माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य पहला व्यक्ति है जिसने भारत में राजनीतिक एकता स्थापित किया, यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को एक किया। तो साम्राज्य का अर्थ होता है जिसकी सीमाएं निश्चित नहीं हैं। राजा युद्ध की नीति अपनाता है, राजा लगातार युद्ध करता है और अन्य भू क्षेत्रों को जीतकर अपना क्षेत्र का विस्तार करता है। इसीलिए कौटिल्य ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को यानी अपने राजा को विजिगीषु राजा कहा था, यानी विजय की इच्छा रखने वाला राजा। राजा ऐसा होना चाहिए जो लगातार विजय की इच्छा रखे, और राजा युद्ध करने के पहले बहुत सारी चीज़ों को सोचे ताकि किसी भी हालत में युद्ध को हारे ना। तो ये प्राच्य साम्राज्य है, मौर्य काल का साम्राज्य, गुप्त काल का साम्राज्य। वहाँ भी राज्य था, लेकिन राज्य का स्वरूप अलग था। चूँकि अभी मैंने स्पष्ट किया कि जैसे जैसे समाज का स्वरूप बदलेगा वैसे वैसे राज्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाएगा। अब कहा जाता है कि जब किसी चीज़ का उदय हो जाता है तो वह वहीं तक नहीं रुकता। जैसे जब आप इत्र की शीशी अपने ऊपर इत्र डालते हैं तो उसकी खुशबू बगल वाला भी ले लेता है। आप रोक नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा इत्र है मैं ही लूँगा। हाँ, ये बात तय है कि आपके ही कपड़े पर पड़ेगा, लेकिन बगल वाले की नाक में भी उसकी खुशबू जाएगी। इसीलिए जब सभ्यता का उदय हुआ तो ये सभ्यता धीरे धीरे
आगे बढ़ी और ईथियन और भूमध्य सागर की ओर बढ़ी। और जब वहाँ पर बढ़ी तो वहाँ पर भी एक सभ्य समाज बनने लगा। और ऐसा माना जाता है कि प्राच्य साम्राज्य के बाद यूनानी नगर राज्य यानी यूनानी नगर राज्य अस्तित्व में आया। यहीं पर प्लेटो पैदा हुए, सुकरात पैदा हुए, अरस्तु पैदा हुए। राजनीतिक चिंतन को इसी ने जन्म ही दिया। इसीलिए ऐसा माना जाता है, वैसे जब चिंतक पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल बता दे रहे हैं कि ऐसा माना ही जाता है कि यूनानी नगर राज्य के दो महान चिंतक हैं, प्लेटो और अरस्तु। यहाँ के दो महान चिंतक हैं इंडियन, जिसे मनु और कौटिल्य के नाम से आप जानते हैं। भीष्म भी इसी के हैं। अब स्वाभाविक है मनु और कौटिल्य ने जिस राज्य की चर्चा की वो ये राज्य था, आज वाला राज्य नहीं था। और यहाँ का कोई चिंतक है ही नहीं। और यूनानी नगर राज्य में प्लेटो अरस्तु हैं। इसीलिए इस यूनानी नगर राज्य को पोलिस के नाम से जाना जाता था। इसीलिए कुछ लोग यानी माना भी जाता है कि पॉलिटिक्स ग्रीक शब्द पोलिस से निकला है, जिसका अर्थ है नगर राज्य। अर्थात नगर राज्य की संपूर्ण गतिविधियों का अध्ययन ही राजनीति है। चूँकि अभी मैंने बताया कि राजनीति कहाँ होगी, राजनीति राज्य में होगी। और एक राज्य के अंतर्गत जितनी भी गतिविधि होती है सब राजनीति है। यहाँ तक कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, आईएएस, पीसीएस ये भी राजनीति है। राजनीति का मतलब है राज्य धन नीति। राज्य को अंग्रेजी में स्टेट और नीति को पॉलिसी कहते हैं। इसीलिए पॉलिसी ऑफ स्टेट इज नोन एज दी पॉलिटिक्स भी होता है। तो एक राज्य के अंदर जितनी भी एक्टिविटी है, जितनी भी गतिविधि है, सब राजनीति है। किसी राज्य के अंतर्गत होने वाली संपूर्ण गतिविधियों को राजनीति कहते हैं। तो इसीलिए माना गया है कि पॉलिटिक्स ग्रीक शब्द पोलिस से निकला है, जिसका अर्थ है नगर राज्य, और इसके अंतर्गत होने वाली संपूर्ण गतिविधि राजनीति है। इसीलिए माना जाता है कि राजनीति शब्द का पहली बार प्रयोग अरस्तु ने किया, अतः उनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम ही पॉलिटिक्स है। इसीलिए कभी कभी छात्र भी कंफ्यूज होते हैं, साहब अरे प्लेटो भी तो किताब में राजनीति लिखा है। अरे किताब में लिखने से कुछ नहीं होता, किताब में बहुत कुछ लिखा है। जब तक उसकी मूल भावना को ही समझने के लिए अध्यापक की ज़रूरत होती है, क्योंकि जिस तरह से सरकार के अभाव में राज्य कार्य नहीं कर सकता, उसी तरह से अध्यापक के अभाव में पुस्तकें काम नहीं कर पाती। आप भी जब समझ जाएंगे उसके मर्म को, तो आप भी उस पुस्तक के मूल उद्देश्य को समझेंगे। तो स्वाभाविक है कि जो किसी चीज़ को क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से परिभाषित करता है, अर्थ बताता है, उसी के नाम के साथ जुड़ता है। जैसे माना जाता है कि उपयोगितावाद के जनक बेंथम तो हैं, लेकिन उपयोगितावाद का सर्वप्रथम प्रयोग जे.एस. मिल ने किया। यूटिलिटेरिज्म जे.एस. मिल की पुस्तक भी है। तो ये महत्वपूर्ण होता है। जैसे माना जाता है साप्तांग सिद्धांत को मनु ने भी दिया, कौटिल्य ने भी दिया, लेकिन परीक्षा में आ गया साप्तांग सिद्धांत का संबंध है तो मनु और कौटिल्य दोनों विकल्प हैं, तो कौटिल्य पर ही चिन्ह लगेगा, क्योंकि साप्तांग सिद्धांत का स्पष्ट और वैज्ञानिक विश्लेषण कौटिल्य ने ही किया। और राजनीति में यही समझने की ज़रूरत है, यह अति सरल विषय है लेकिन विश्लेषणात्मक है, एनालिटिकल है। इसके मर्म को समझना ही राजनीति है। इसलिए जो साइंस के छात्र हैं, विज्ञान के छात्र हैं, वो इसे बेहतर तरीके से भी पढ़ते हैं। आप भी पढ़ेंगे। अगर कोई आर्ट साइड का स्टूडेंट पढ़ रहा हो तो ऐसा ना सोचे कि वो राजनीति नहीं पढ़ सकता।
तो यूनानी नगर राज्य का जन्म हुआ। लेकिन अभी मैंने कहा कि इस संसार में कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं है, सबको एक दिन जाना है। कहा भी जाता है, कबीर ने कहा भी है कि चंद्रलोक से आई चिड़ैया बैठी मड़ो छवाई के, उड़ी चिड़ैया सोन मड़ैया अब का करी हो पछताई के, भूलियो मोरी गोइया नई हरवा सुखा पाई की। तो इस संसार में हर चीज़ में परिवर्तन होता है, कोई चीज़ स्थायी नहीं है। आप देख रहे हैं कि कोरोना ने किस तरह से समाज के सारे स्वरूप को बदल के रख दिया है। आज हम आपको चाय पिलाना चाहते हैं लेकिन अपने घर बुलाने में असमर्थ हैं। आज हम अपने बच्चे का बर्थडे मना रहे हैं लेकिन आपको केक का पार्ट नहीं दे सकते। इसलिए भी नहीं दे सकते कि हो सकता है कि मेरी इच्छा हो देने की, लेकिन आप कहीं बुरा ना मान जाएं। आज कोरोना का ही प्रभाव है कि हम लोगों ने भी अपने स्वरूप को बदला है। अब यूनानी नगर राज्य का अंतिम विचारक अरस्तु है, उसकी मृत्यु के बाद सब उथल पुथल होने लगा और यूनानी नगर राज्य पर रोमनों ने आक्रमण कर दिया और यूनानी नगर राज्य जब नष्ट हो गया तो रोमन साम्राज्य का जन्म हुआ। रोमन साम्राज्य आया। अब यहाँ भी साम्राज्य लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ भी निश्चित सीमाएं नहीं हैं, निश्चित भूक्षेत्र नहीं है। और यहीं का था नीरो, जिसका नाम सुने होंगे कि रोम जल रहा था, नीरो समुद्र के किनारे बैठकर बंसी बजा रहा था। जो कानूनी प्रणाली विकसित किया वो रोमनों की ही देन है। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि संप्रभुता का विचार सर्वप्रथम किसने दिया, तो रोमनों ने दिया। यद्यप संप्रभुता की अवधारणा राष्ट्र राज्य के उदय के साथ जुड़ी हुई है और ये आधुनिक काल की देन है, संप्रभुता है आधुनिक काल की। लेकिन सवाल में बदलाव किया, सर्वप्रथम किसने दिया, तो आप चिन्ह लगा देंगे प्राचीन काल में, अगर विकल्प है तो। रोमन साम्राज्य आया, ये भी ज़्यादा दिन तक स्थायी न रह सका। और जब रोमन, और आप ये मानकर चलिए कि यहाँ तक ही प्राचीन काल का राज्य है, यहाँ तक ही प्राचीन काल का राज्य है। एक तरीके से ये 5वीं शताब्दी तक था शुरू से। और अभी आपने देखा कि इतने में आप जब चिंतक पढ़ते हैं तो केवल यहाँ मनु कौटिल्य को भारत में पढ़ेंगे, यहाँ प्लेटो अरस्तु को पढ़ेंगे जो दिया है। ये बात दूसरी है कि जब हम हायर एजुकेशन और यूजीसी के लिए जाते हैं तो कन्फ्यूशियस जैसे विचारक को भी हम पढ़ते हैं। वो चीन का था, एक दार्शनिक था, उसका विचार दार्शनिक है। प्रश्न बहुत कम आता है लेकिन हम पढ़ाएंगे आपको। अब जब रोमन साम्राज्य का अंत हुआ तो मध्यकाल का जन्म हुआ, और जो मध्यकाल है वो सामंती राज्य है। जो मध्यकाल है वो सामंती राज्य है, फ्यूडल स्टेट। अब मध्यकाल का राज्य सामंती राज्य है, और मध्यकाल वह काल है जहाँ सारे विषय का आधार आस्था है, धर्म है, ऊपर वाला है। यानी अलौकिक सत्ता के नाम पर लौकिक जगत का शासन होगा। अल्लाह के नाम पे दे दो, ईसा मसीह के नाम पे दे दो, राम जी सब कुछ कर देंगे। लेकिन राज्य लौकिक जगत का विषय है, अलौकिक जगत का विषय नहीं है। इसीलिए जब सरकारें धर्म को आधार बनाकर मानव कल्याण की बात करती हैं तो उनके प्रति संदेह पैदा होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये जो सामंती राज्य था, ये जो सामंती राज्य था, यहाँ पर हर व्यक्ति का कोई ना कोई मालिक था। जैसे सामंती राज्य जो फ्यूडल स्टेट था, यहाँ किसान
यहाँ किसान का मालिक जमींदार, जमींदार का मालिक जागीरदार, जागीरदार का मालिक राजा, राजा का मालिक पोप और पोप का मालिक ईसा मसीह था। ये लौकिक जगत है, ये अलौकिक जगत है। ये अलौकिक जगत है, यहाँ तक लौकिक जगत है। पोप ईसा मसीह से आदेश लेता था, पोप से राजा, राजा से जागीरदार, जागीरदार से जमींदार, जमींदार से किसान। आगे चल करके 9वीं से 13वीं शताब्दी तक पोप का ही वर्चस्व रहा। जब मध्यकाल पढ़ाएंगे डिटेल बताएंगे, यहाँ तो केवल राज्य का अर्थ बता रहे हैं, लेकिन आगे चलकर राजा, जागीरदार, जमींदार और किसान बचे और इनके बीच संघर्ष हुआ। क्योंकि सामंती राज्य वह राज्य है जो सत्ता के बंटवारे पर आधारित है। ये राजा है पूरे का मालिक, ये जागीरदारी है, ये छोटी छोटी जमींदारी है। अब जो किसान एक जमींदारी में है वो उसी क्षेत्र में रहेगा, व्यापार करेगा, यहाँ नहीं जा सकता। ये जमींदार अपना लगान वसूल के जागीरदार को देगा, ये भी जमींदार जागीरदार को देगा, ये भी देगा, जागीरदार का राजा से कांटेक्ट होगा। लेकिन जब मध्यकाल में अत्याचार, अनैतिकता, चरित्रहीनता चरम सीमा पर पहुंच गई, तो लगभग ये 15वीं शताब्दी तक रहा। जब चरम सीमा पर पहुंच गई तो यूरोप में कुछ आंदोलन हुए, क्रांतियां हुई, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, अब हम यहाँ मिटा रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है 3 आंदोलन। एक पुनर्जागरण आंदोलन जो कि 15वीं शताब्दी में चला, दूसरा धर्म सुधार आंदोलन, और तीसरा व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति। ये 3 आंदोलन महत्वपूर्ण थे। वैसे और भी आंदोलन चले, साहित्य आंदोलन चला, विज्ञान का आंदोलन चला, वैज्ञानिक क्रांति भी हुई। इसीलिए आधुनिक काल में विज्ञान का भी जन्म हुआ। छापा खाने की मशीन का आविष्कार विज्ञान का पहला आविष्कार है 16वीं शताब्दी में। अगर कहा जाए विज्ञान का पहला आविष्कार तो छापा खाने की मशीन। तो जब पुनर्जागरण आंदोलन चला, चूँकि इस पुनर्जागरण आंदोलन को अंग्रेजी में रेनेसा कहते हैं, पुनर्जागरण, फिर से जागो, इसका मतलब है कभी जागे थे फिर सो गए। जागना क्या है, सोना क्या है? जागने का मतलब है कि मानव के प्रति अच्छे भाव रखना, मानवता को महत्व देना। और जागने का मतलब क्या है, सोने का मतलब क्या है? धर्म को महत्व देना। आप जानते हैं कि प्राचीन काल में प्रोटेगोरस ने कहा था कि मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। राज्य भी मानव के लिए है, सरकार भी हमारे लिए है, हम सरकार के लिए नहीं हैं। कोचिंग भी हमारे लिए है, हम कोचिंग के लिए नहीं हैं। इसलिए बंद करके किराया दे रहे हैं। खुलेगा तो आप उनको फिर भी हम पढ़ाएंगे जो ऑफलाइन में हैं, लेकिन ऑनलाइन एक अलग व्यवस्था है, इसका ऑफलाइन से कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में
पुनर्जागरण आंदोलन ने नारा दिया, यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था। संस्कृत क्या होती है? जो जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। इसने भी नारा दिया, मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। चूँकि प्राचीन काल और मध्य काल में राज्य को ज़्यादा महत्व मिला और राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों का अध्ययन ही राजनीति है, इसलिए अब तय हुआ कि राज्य को नहीं, हम व्यक्ति को महत्व देंगे। इसलिए मानव को सभी वस्तुओं का मापदंड मान लिया गया और इस आंदोलन ने स्वतंत्रता और समानता को जन्म दिया। और हमने एक बार पहले भी कहा था कि जहाँ स्वतंत्रता और समानता होगी वहीं पर मानवता होगी। अगर आपसे कहा जाए कि जाओ पाकिस्तान में खोजो कि मानववाद है कि नहीं है, तो वहाँ क्या खोजेंगे? टार्च लेके थोड़े खोजेंगे मानववाद है कि नहीं है। वहाँ हम यही खोजेंगे कि उस समाज में स्वतंत्रता और समानता है कि नहीं। अगर स्वतंत्रता और समानता है तो मानवतावाद है। इसीलिए स्वतंत्रता और समानता ने मानववाद को जन्म दिया और मानव इक्वल टू व्यक्ति, इसीलिए ये व्यक्तिवाद का उदय हुआ। इसीलिए व्यक्तिवाद के उदय में पुनर्जागरण आंदोलन की भूमिका है। इसीलिए हम राज्य में आपको बताएंगे 16वीं से 19वीं शताब्दी तक व्यक्तिवाद का बोलबाला रहा। धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन ने धर्म आधारित राज्य को समाप्त कर दिया और धर्मनिरपेक्ष राज्य को जन्म दिया। अब व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति, अब व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति का मतलब अभी मैंने कहा कि जैसे ये था तो ये छोटे छोटे हिस्से में बटा हुआ था। ये पूरे का मालिक राजा था, इतने का मालिक जागीरदार था, एक एक जागीरदारी में छोटी छोटी जमींदारी थी। जमींदार जागीरदार के संपर्क में था, जिस जमींदारी में हम थे उसी में व्यापार कर सकते थे। लेकिन आगे चलकर जमींदार, जागीरदार और राजा के बीच संघर्ष हुआ। अब जनता के सामने ये प्रश्न पैदा हुआ कि किसका साथ दिया जाए। जनता जिसका साथ देती उसी का विजय होता। जनता ने सोचा सभी दुष्ट हैं तो लाओ बड़े दुष्ट का साथ दे दें। तो जनता ने तय किया कि हम राजा का साथ देंगे। तो जमींदार और जागीरदार बीच में मारे गए और जब जमींदार और जागीरदार मारे गए तो अब केवल राजा बचा और जनता बची। अब ये जनता भी राजा की आदमी, ये जनता भी राजा का, ये भी जनता। अब ये जनता यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है। व्यापार में क्रांति हो गई, अर्थात व्यापार जहाँ क्षेत्रीय था वहाँ राष्ट्रीय हो गया। इसलिए माना जाता है कि राष्ट्र राज्य का उदय हो गया। और इसलिए तीनों को मिला के माना जाता है कि पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन और व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति ने मध्यकालीन व्यवस्था को समाप्त कर दिया और 16वीं शताब्दी में आधुनिक काल के उदय में मदद किया। यानी 16वीं शताब्दी में राष्ट्र राज्य का उदय हुआ और इसी के साथ आधुनिक काल का उदय हुआ। इसी के साथ आधुनिक काल का उदय हुआ। तो जिस राज्य की परिभाषा आज हम राजनीति में पढ़ेंगे वो पिछला नहीं है, वो ये राज्य है। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से राष्ट्र और राज्य में अंतर है, हम चर्चा करेंगे, लेकिन व्यावहारिक रूप से यहाँ पे दोनों को एक हम मान लेते हैं और राष्ट्र और राज्य को ही हम केवल राज्य भी लिख सकते हैं। यही कारण है कि जिस राजनीति शास्त्र में जिस राज्य की चर्चा हम करेंगे यानी राज्य का अर्थ बताएंगे,
वो आधुनिक काल की देन है। और इसके उदय में पुनर्जागरण आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन और व्यापारिक वाणिज्यिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी राज्य का प्रयोग, इसीलिए परीक्षा में पूछा जाता है राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो छात्रों के दिमाग में आता साहब पहले तो राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तु हैं तो अरस्तु किए होंगे, लेकिन नहीं, राज्य आधुनिक काल की देन है। और इसका प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस में इसका प्रयोग हुआ। और सर्वप्रथम इसकी परिभाषा गार्नर के द्वारा मानी जाती है, डॉक्टर गार्नर। उन्होंने कहा भी कि राजनीति विज्ञान का उदय और अंत राज्य से होता है। इसीलिए माना जाता है कि राज्य की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक परिभाषा किसने दिया, या राज्य शब्द की सर्वप्रथम परिभाषा किसने दिया, तो डॉक्टर गार्नर पे चिन्ह लगता है। और गिलक्राइस्ट और गार्नर की परिभाषा श्रेष्ठ मानी जाती है। चर्चा करेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में इसी राज्य का अर्थ हम पढ़ेंगे। और राजनीति यहाँ थोड़ा सा और हम बता देते हैं, 16वीं शताब्दी में आई राजनीति। इसीलिए जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी में जितने भी चैप्टर हैं सब आधुनिक काल की देन है और इसी राज्य का वहाँ पे प्रयोग हुआ है। लेकिन इसीलिए जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं तो हम हर चैप्टर को 2 खंडों में तोड़ देते हैं। एक 19वीं शताब्दी तक और एक 20वीं शताब्दी। क्यों? क्योंकि राजनीति में कोई सबसे घटिया चीज़ है तो वह है युद्ध। क्यों? क्योंकि राजनीति का अर्थ है सार्वजनिक हित के विषय में किया गया कार्य। इसीलिए राजनीति में प्रवेश सार्वजनिक जीवन में प्रवेश माना जाता है। राजनीति कभी व्यक्तिगत नहीं होती, सार्वजनिक होती है। इसलिए जैसे कोई व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करता है उसका जीवन सार्वजनिक हो जाता है और पत्रकार उसके जीवन में झांकने लगते हैं। यही कारण है कि राजनीति से जब संन्यास ले लेते हैं तो कुत्ता बिल्ली भी नहीं झांकते। यही कारण है कि राजनीति में युद्ध से बचा जाता है, क्योंकि युद्ध से विनाश होता है। इसलिए विनाश के बाद व्यवस्था बदल जाती है। इसीलिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो राजनीतिज्ञ सोच में पड़ गए कि यानी जो पहले वाली राजनीति है क्या वो फेल हो गई। और जब सेकंड वर्ल्ड वार हो गया तो क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया और उसको बदला गया। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत में जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे उसको हम 19वीं शताब्दी तक जो व्यवस्था है वो परंपरागत हो गई और 20वीं शताब्दी की जो व्यवस्था है वो आधुनिक हो गई। इसीलिए हमने कहा हायर एजुकेशन, यूजीसी, जेआरएफ जैसी परीक्षाओं में, पीजीटी में यहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और टीजीटी जैसी परीक्षा में यहाँ से सवाल ज़्यादातर उठाए जाते हैं, यहाँ कम उठाए जाते हैं। इसीलिए हमने कहा कि जब दोनों को अलग अलग हम पढ़ाएंगे कुछ चीज़ें तो दोनों के कॉन्सेप्ट को उसी हिसाब से बताएंगे। कुछ भी आप पढ़िए, यहाँ तक कि राज्य भी पढ़ते हैं तो जो परंपरागत राज्य है उसको पुलिस राज्य कहते हैं, जो आधुनिक राज्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य है। अब इसमें भी बदलाव हो रहा है। इसको हम समकालीन कह रहे हैं। ये 1980 के दशक के बाद बदलाव हो रहा है, जब से उदारीकरण की प्रक्रिया चली, क्योंकि दुनिया में जो कुछ होगा सब राजनीति का हिस्सा बन जाएगा। तो आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है तो राज्य के स्वरूप में भी परिवर्तन हो रहा है। हम फिर धीरे धीरे उधर की ओर जा रहे हैं। इसलिए यह माना जाता है कि जो कुछ आप पढ़ेंगे 2 हिस्सों में पढ़ेंगे।
परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, परंपरागत संप्रभुता, आधुनिक संप्रभुता, परंपरागत स्वतंत्रता, आधुनिक स्वतंत्रता, परंपरागत समानता, आधुनिक समानता। तो राजनीतिक सिद्धांत को जब पढ़ते हैं तो यही राज्य आधार है, सब आधुनिक काल की देन है। लेकिन आधुनिक काल को भी हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं। 19वीं शताब्दी तक एक स्वरूप है, 20वीं में एक अलग स्वरूप है। अभी अगर तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं कोरोना काल में तनी तना चल रही है, तो फिर राजनीति का स्वरूप बदलेगा और ये आधुनिक से उत्तर आधुनिक बनेगा, ये उत्तर आधुनिक बनेगा। क्यों? क्योंकि युद्ध के बाद विनाश होगा, विनाश के बाद व्यवस्था बदल जाएगी। जैसे गांव में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर देता है तो हड़हा हो जाता है, फिर उसके घर आना जाना नहीं रह जाता, क्योंकि मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। तो आज जिसका अर्थ हम बताना चाहते थे कि राज्य का अर्थ क्या है, राज्य कैसे आया, राज्य कैसे आया, और जिस राजनीति में हम राज्य को पढ़ते हैं उसका मतलब मैंने डिटेल आपको समझाया। ये नए और पुराने सब के लिए है। जो हमसे राजनीति शास्त्र पढ़ना चाहता है ऑनलाइन, अगर आज हमने जो बताया वह उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वो हमसे राजनीति ना पढ़े या राजनीति ना ले। क्यों? क्योंकि ऐसे हम पढ़ाएंगे, यही राजनीति है। अगर ये आपकी समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो 4-6 दिन में डिटेल आ जाएगा। इसलिए जो हम आपको लाइव क्लास पढ़ाएंगे उसमें 1 हफ्ते हम वीडियो रखेंगे, उसका PDF भी हम डालेंगे। आप 1 हफ्ते देखिए, पढ़िए, समझिए, किताब पढ़िए, PDF आपका नोट्स है। निश्चित रूप से आप जितना सोचे होंगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, यही मेरी पहचान रही है। ऐसी परिस्थितियों में अब हम आज यहीं समाप्त करेंगे और कल हम ये बताएंगे कि जिस राज्य को हम जानते हैं उसके निर्माण में कौन कौन से तत्व हैं और राज्य पर आधारित कथन क्या हैं। ये हमारा लेक्चर फर्स्ट था जिसको आज हमने समाप्त किया। कल की वीडियो में हम इसके आगे बताएंगे, इसलिए पूरी वीडियो आप देखिए, समझिए, 4 बार देखिए, इससे आपको व्यापक लाभ मिलेगा। इसी के साथ आपके भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद।